दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में 26 नवंबर 2020 से किसान निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसान के बीच कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। किसान भी अपने उससे हट नहीं रहे हैं जिद से, और सरकार भी समझौता करने के किसी तरह के मूड में नहीं है। इन परिस्थितियों में कृषि कानूनों की वास्तविकता के बारे में हम आपको बिल की हूबहू रिपोर्ट आप तक भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कृषि कानूनों का विवाद किसी तरह से सुलझे, लोगों से तक बिल की हकीकत पहुंचे। हालांकि गवर्नमेंट ने जल्दबाजी जरूर की, 5 जून 20 को अध्यादेश लाए और बिलों को इतनी जल्दी से पास किया, जबकि ज़्यादातर इस तरह के बिल बनते हैं तो हाई पावर कमेटी में, संसदीय समिति में संसद के सदस्यों को दे दी जाती है, उस पर विचार करते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं सोचा, सरकार को इस पर विश्वास होगा या कुछ भी होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के कुछ जगह जहाँ पर हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश के बैतूल में हो या पंजाब में भी हो, वहाँ किसानों के साथ कुछ धोखे हुए हैं। उस वजह से किसान थोड़े परेशान हैं कि हमारे देश का 60% किसान बिना पढ़ा लिखा है, वो प्रॉपर जानता नहीं है, खेती करना जानता है और व्यापार करना भी नहीं जानता, अपने माल को सरकारी मंडियों में बेच देता है और बाकी के ये छोटे छोटे बिचौलिए ले लेते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि नए इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या अन्य साधनों से किसान का खेत कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत मल्टीनेशनल कंपनियों में जाए। अब मल्टीनेशनल कंपनियों का जो करार होगा वो किसान के हित में कितना होगा, इस पर हम चर्चा करने के लिए आज कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार जो बिल 2 है, पार्ट 1 हम कल आपके सामने आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 अब जो कृषि सेवा पर करार होना है, कीमत और उसके बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा कोई भी मकसद न तो सरकार की बात को आप तक पहुंचाना है, ना ही किसानों के साथ में खड़े होकर सरकार का विरोध करना है। हम बिल की वास्तविकता को, कानूनों की वास्तविकता को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब हमारा किसान सरल भाषा में इस बिल को समझेगा तो इसे समझने के बाद उसे एहसास होगा कि ये बिल कितना हमारे हित में है और कितना अहित में है। तो इसी सापेक्ष में इसमें जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और परिभाषाएं, इसकी हम व्याख्या करेंगे। कृषि करार के संबंध में कृषि के पॉइंटों पर कृषि करार और इसकी अवधि, कृषि उत्पादन की क्वालिटी और श्रेणी और मानक, किस तरह से हमारी कॉन्टैक्ट होगा, कृषि उत्पादन की कीमत निर्धारण हमारी उन फार्मिंग कंपनियों के बीच और किसान के बीच होगा, उसमें किस प्रकार से मध्यस्थ भी रह सकता है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। कृषि उत्पादन का विक्रय और क्रय, ये भी हम इसमें विश्लेषण करेंगे क्योंकि ये किसान के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादन के संबंध में क्या क्या छूट दी जाएंगी या क्या क्या उसकी अलग से व्याख्या की जाएगी। कृषक भूमि या परिसर के स्वामित्व अधिकार अर्जित करने या उसमें स्थायी रूप से कोई परिवर्तन करने से प्रायोजक का प्रतिसिद्ध होना, यानी उसकी भूमि में या परिसर में उसका कितना स्वामित्व का अधिकार होगा, स्थायी रूप से कितने निर्माण कर सकेगा,
या किस तरह से उस अस्थायी निर्माण को वो करेगा। कृषि करार का बीमा या प्रत्यय से जोड़ा जाना किस प्रकार से होगा। कृषि करार के अन्य पक्षकार जो इमीडिएटर होंगे दोनों के बीच में कौन कौन हो सकते हैं। जो किसान और जो कंपनियां हैं उनके बीच में कृषि करार का परिवर्तन या समापन। कृषि करार का परिवर्तन कब किया जा सकता है, उसको समापन कब तक किया जाएगा। और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की स्थापना, यानी एक समिति बनेगी जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होंगे जो उनके उस एग्रीमेंट के सहायक बनेंगे। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। और एक विवाद या समझौता, जब विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड, यानी जो विवाद यदि कंपनी और किसान के बीच में, किसान और कंपनी के बीच में विवाद होने पर समझौते के लिए, विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड, विवाद समाधान के लिए तंत्र और कृषक की भूमि के विरुद्ध सोधियों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न होना, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सरकार के निर्देश देने की शक्ति उन्होंने अपने पास रखी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को लोक सेवक होना, यानी जो भी उसमें प्राधिकारी होंगे वो लोक सेवक ही होंगे। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण उन्हें ही करना है। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, इसमें सिविल न्यायालय को इससे दूर रखा गया है। तो हम ये भी बताएंगे कि सिविल न्यायालय इसमें नहीं होगा। इसमें जो धाराएं होंगी, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, क्या क्या अध्यारोही प्रभाव होंगे। अधिनियम का स्टॉक एक्सचेंजों और संशोधन नियमों को लागू न होना, ये भी बताएंगे कि कंपनियां इसके आधार पर स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रकार की लिस्टिंग नहीं करा सकती है। केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति बरकरार रखी गई है, संसद के द्वारा इसमें दोबारा नियम बना सकती है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति भी है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है और निरसन की दुष्प्रवृत्तियां हैं। साथियों, इन हम 25 सब्जेक्टों पे आज किसान बिल के बारे में आपसे बात करेंगे, जो सब्जेक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, ये 24 सितंबर 2020 को पेश किया था। ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से तय पाई गई लाभकारी कीमत, रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि कारोबार फर्मों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं और उनको सशक्त करते हैं। राष्ट्रीय रूपरेखा तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने के लिए तैयार किए गए हैं। साथियों, इसमें ये बात ठीक है कि हम इन लोगों के बीच में करेंगे, लेकिन जो हमारे किसानों का कहना है कि अब तक जो भी हमने अनुबंध किए, चाहे वो बैतूल में किया हो, मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में 2018 में, या अन्य अनुबंध किए हों, उन अनुबंधों में कंपनियों ने मोस्टली धोखा दिया है। अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जब फसल आती है तो फसल आने के बाद में उसमें गुणवत्ता का बहाना बनाकर कि ये माल उस क्वालिटी का तैयार नहीं हुआ है जिस क्वालिटी का हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस आधार पर उस माल को नहीं लेती है और वो माल बाजार में भी प्रॉपर नहीं बिक पाता है क्योंकि उस क्वालिटी को उन्होंने अपने द्वारा तैयार कराया गया। तो इससे किसान से फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट से बहुत कम कीमत पर किसान का शोषण करके लेती है। तो सरकार से इस विषय पर भी
चिंतन करना चाहिए था कि किसानों के सामने होने वाली जो क्वालिटी की बहाना देकर उसकी कीमतों को घटाया जाता है, इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। किसान आंदोलन भी इन्हीं चीज़ों को लेकर हो रहा है। तो अब हम प्रारंभिक इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 20 है। ये 5 जून 20 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा, क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। सरकार शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय क्या ऐसी परिस्थितियां थीं। कंपनी ओनर्स के साथ मिलकर सरकार ने क्या बनाया कि 5 जून 20 जब पूरे भारत में लॉकडाउन था, पूरा विश्व लॉकडाउन से त्राय कर रहा था, उस समय कंपनी ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और इसे फिर सितंबर माह में पास भी कर दिया, इसे बिना किसी संसदीय समिति को दिए हुए या उस पर विचार किए हुए। चलिए, ये विषय तो सरकार का है और हम लोगों का काम किसी चीज़ को, जन प्रहरी का काम जनता की पहरेदारी करना है और सरकार के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा किसानों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना को उस तक पहुंचाना है कि इसके लाभ और हानि क्या हैं। इसी के तहत हम बिल की वास्तविकता आप तक बता रहे हैं। एपीएमसी यार्ड से किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन कृषि उत्पाद में बाजारों और व्यापारों को विनियमित करने के लिए स्थापित किए गए कृषि उत्पाद विपणन समिति यार्ड को समाविष्ट करने वाले कोई भी भौतिक परिसर जहां जिस भी नाम से ज्ञात हों अभिप्रेत हैं। कंपनी से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 खंड 20 में परिभाषित है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और सव्यवहार प्लेटफार्म से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और इंटरनेट अनुप्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादन के व्यापार और वाणिज्य के संचालन के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित प्लेटफार्म अभिप्रेत है। साथियों, इसमें भी हम कहना चाहेंगे कि आज हमारा किसान पूरी तरह से इंटरनेट सेवा से नहीं जुड़ पाया है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से नहीं जुड़ पाया है, प्रशिक्षित नहीं हो पाया है। वो किसी भी प्रकार के बैंक के लेन देन को भी इलेक्ट्रॉनिक विधि से नहीं कर पाता है। अभी भी 40% से ज़्यादा लोग निरक्षर हैं। तो ऐसे में इस चीज़ के लिए उनके ऊपर थोपा जाना हमारी समझ से ठीक नहीं है। कृषि सेवाओं के अंतर्गत बीज, दाना, चारा, कृषि रसायन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी, सलाह, गैर रसायन कृषि इनपुट और कृषि के लिए ऐसे अन्य इनपुट भी हैं। कृषक से स्वयं या भाड़े के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषि उत्पाद के उत्पादन में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन भी हैं। यानी श्रमिक और कृषि मालिक के साथ और कृषि संगठनों के साथ भी इस प्रकार के करार किए जा सकते हैं। कृषक उत्पादक संगठन से कृषकों का ऐसा संगम या समूह चाहे जिस नाम से हो अभिप्रेत है, तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के अधीन राष्ट्रीयकृत है या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है। कृषि करार से ऐसा लिखित करार अभिप्रेत है जो किसी पूर्व अवधारित क्वालिटी के किसी भी कृषि उत्पादन के उत्पादन या उसे उगाने से पहले किसी कृषक और किसी प्रायोजक के बीच, किसी कृषक, किसी प्रायोजक और किसी तीसरे पक्षकार के बीच किया गया है, जिसमें प्रायोजक कृषक से ऐसे कृषि उत्पादन का क्रय करने के लिए तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए करार करता है। दोनों के बीच ये करार होगा कि कृषक इस तरह की सेवाएं देगा, वो इस प्रकार का उसका मूल्य देगा। इस
खंड के प्रायोजनों के लिए कृषि करार पद के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे। व्यापार और वाणिज्य करार, जहां वस्तु का स्वामित्व उत्पादन के दौरान कृषक के पास रहता है और वह प्रायोजक के साथ करार पाए गए निबंधनों के अनुसार उत्पाद के प्रदान पर उसकी कीमत प्राप्त करता है। उत्पादन करार या प्रायोजक पूर्णतः या भागत कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा आउटपुट का जोखिम वहन करने के लिए करार करता है, किंतु ऐसे कृषक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कृषक को संदाय करने के लिए करार करता है। ऐसे अन्य करार या उपरोक्त निर्दिष्ट करारों का समुच्चय कृषि उत्पाद के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। मेन चीज ये है, खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य, तिलहन और तेल, सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल या अन्य मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, गिरी, मसाले, गन्ना और कुक्कुट पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, मछली उद्योग, दुग्ध उद्योग के ऐसे उत्पादन आते हैं जो अपने प्राकृतिक प्रसंस्कृत रूप से में मानव उपयोग के लिए आश्वस्त हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनियां इन सारी चीज़ों पर कांटेक्ट करेगी और किसान से काम कराएगी, उसकी कीमत का निर्धारण करेगी। पशु चारा, जिसके अंतर्गत खली और अन्न सांद्र भी हैं। कच्ची कपास, चाहे ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो, बिनौला और कच्चा पटसन। फर्म से भारतीय भागीदारी अधिनियम 32 की धारा 4 यथा परिभाषित है। यानी फर्म भागीदारी अधिनियम 1932 के एक्ट को धारा 4 के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है और अनिवार्य बाध्यता से कोई अकल्पित बाह्य घटना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, रोग की महामारी का प्रकोप, कीटनाशक, जीव मार और ऐसी अन्य घटनाएं भी अपरिहार्य हैं तथा कृषि करार करने वाले पक्षकार के नियंत्रण से परे है। यानी जो पक्षकार है, जो कॉन्टेक्ट करेगा, उसको यदि आपकी फसल बाढ़, सूखे या जैविक दवाइयों के कारण खराब होती हैं तो पक्षकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी फसल नष्ट मानी जाएगी। पक्षकार उस प्रकार की आपको कोई गारंटी नहीं देगा, नहीं किसी प्रकार का वो करेगा और उसके माल की गुणवत्ता होने पर वो अपने दामों पर रेट देगा। अधिसूचना से राजपत्र में यथास्थित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना अप्रेत है। अधिसूचित पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाता है। व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। कोई व्यस्त, यानी व्यष्टि का मतलब होता है आपके बीच के कांटेक्ट करता, जो आपके बीच में कांटेक्ट कराएगा वो व्यक्ति एक आएगा। कोई भागीदारी फर्म आएगी, कोई कंपनी आएगी और कोई समिति दायित्व भागीदारी कर सकती है। सहकारी सोसाइटी भी उसमें आ सकती है बीच में, और कोई सोसाइटी या अन्य प्रकार की सोसाइटियां आ सकती हैं। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन समूह के रूप में सम्यक रूप से निगमित या मान्यता प्राप्त कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को विहित अभिप्रेत है। रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत हो। रजिस्ट्रीकृत, उसमें दोनों के कॉन्टेक्ट के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति रखा जाएगा। प्रायोजक से ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए कृषक के साथ कृषि करार किया है। यानी प्रायोजक से मतलब उस व्यक्ति से है जो कंपनी या समिति या कोई भी कांटेक्ट जो करता है उसको प्रायोजक बोलेंगे। कृषि करार, कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पादन के संबंध में लिखित कृषि करार कर सकेगा और ऐसे करार में निम्नलिखित उपबंध होंगे। उपबंध का मतलब शर्त है। ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत पूर्ति का समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक, कीमत और अन्य मामले भी हैं।
यानी उसमें उत्पादन की पूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी समय सीमा निश्चित होगी, उसकी क्वालिटी और मानक जो कंपनी आपको निर्धारित करके देगी उस पर आपको वो फसल उगानी है। इससे कम क्वालिटी की है तो इसमें साफ प्रयोजन है कि वो उस फसल का मूल्य अपने अनुसार देगा या उस फसल को छोड़ सकता है। इस तरह से किसान को इसमें थोड़ा झटका लग सकता है। इस धारा के अधीन किसी कृषक द्वारा कोई भी कृषि करार किसी बटाईदार के किसी भी अधिकार के अपीलीकरण में नहीं किया जाएगा। यानी बटाईदार के रूप में या बटाईदार है कोई किसी खेत में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कृषि करार की न्यूनतम अवधि यथास्थिति 1 फसल अवधि या पशुधन जनन चक्र या 5 वर्ष होगी। जहां कृषि उत्पादन का उत्पादन चक्र और अधिक है, 5 वर्ष से अधिक हो सकता है, ऐसी दशा में कृषि करार की अधिकतम अवधि कृषक और प्रायोजक द्वारा पारस्परिक रूप से निश्चित की जा सकेगी। यानी वो दोनों आपस में यदि किसी खेती की ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो लंबे समय तक लगते हैं तो उसकी अवधि बढ़ सकती है। कृषकों को लिखित कृषि करार करने के लिए सुकुर बनाने के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे आदर्श कृषि करारों सहित आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी। कृषि करार करने वाले पक्षकार ऐसे करार की अनुपालना के पालन के लिए शर्त के रूप में कृषि उत्पादन के पारस्परिक रूप से स्वीकार क्वालिटी, श्रेणी और मानक अविनिश्चित कर सकेगी और अपेक्षा करेगी। यानी पक्षकार का पक्ष मजबूत किया गया है कि वो उसकी क्वालिटी और श्रेणी ये चाहेगा कि मेरे अनुरूप हो। जो कृषि विज्ञान पद्धतियों, कृषि जलवायु और ऐसे अन्य कारकों के अनुरूप है। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा इस प्रायोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत की किसी अभिकरण द्वारा बनाए गए हों, किसी एजेंसी द्वारा उसके नियम बनाए गए हों, उनको वो मांगेगा। ऐसी क्वालिटी, श्रेणी और मानक का कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। किसी एजेंसी से वो तैयार कराएगा और वो एजेंसी उनके नियमों को तैयार करेगी। बिना पढ़े लिखे किसान पर अंगूठा या दस्तखत कराएगी। वो किसान जब उसकी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होगी, जब उसका पैसा मिलेगा, तब उसे उसकी दुश्वारियां मालूम पड़ेगी। नाशक, जीव मार, अपशिष्ट खाद्य सुरक्षा मानक, अच्छी कृषि पद्धति और श्रमिक तथा सामाजिक विकास मानकों के लिए क्वालिटी, श्रेणी और मानक कृषि करार में भी अंगीकृत किए जाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी श्रेणी की मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग के बाद में उसके उत्पाद को 100% उस पक्षकार पर निर्भर करेगा जो पक्षकार कंपनी के रूप में आपसे कांटेक्ट कर रहा है या आपसे उस प्रकार का कांटेक्ट कर रहा है। कृषक को सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याभूत कीमत के अलावा किसी भी अतिरिक्त रकम के लिए कोई स्पष्ट कीमत निर्देश, जिसके अंतर्गत बोनस या प्रीमियम भी है, ऐसे कीमत निर्देश को निर्दिष्ट एपीएमसी यार्ड या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और सव्यवहार प्लेटफॉर्म या किसी अन्य उपयुक्त बेंचमार्क कीमतों में विद्यमान कीमतों से जोड़ा जा सकेगा। यानी यदि वो किसी प्रकार का उपहार देता है या कोई चीज देता है तो उसकी जो बेंचमार्क कीमत है उसमें उसे इंक्लूड किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। जहां किसी कृषि करार के अधीन किसी कृषि उत्पादन का प्रदान कृषक के स्थल के द्वार पर प्रायोजक द्वारा लिया जाना है, वहां वह ऐसा प्रदान करार पाए गए समय के भीतर लेगा। जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके भीतर ही लेगा। कृषक द्वारा किया जाना है वहां वह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रायोजक का होगा। यानी उनके भीतर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं फसल आपके खेत पर लूंगा या मंडी में लूंगा, इस प्रकार का उत्तरदायित्व प्रायोजक का होगा। प्रायोजक इस बात को तय करेगा कि मैं कहां पर फसल को, आपकी फसल के उसको लूंगा, उत्पादन को लूंगा। प्रायोजक एक शब्द ये और है, किसी भी कृषि उत्पाद के प्रदान को स्वीकार करने से पहले कृषि करार में यथानिर्दिष्ट ऐसे उत्पादन की क्वालिटी या किसी अन्य विशेषता का निरीक्षण कर सकेगा। यानी उसे लेने से पहले
वो उसका निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद में उसकी गुणवत्ता तय करेगा। उसके द्वारा उत्पादन का निरीक्षण किया गया, यदि वो उसका नहीं करता है उसके बाद आता है तो ये समझा जाएगा कि उसने निरीक्षण कर लिया है और ऐसे उत्पादन के प्रदान के समय या उसके पश्चात उससे मुकरने का अधिकार नहीं है। प्रायोजक, जहाँ कृषि करार बीज उत्पादन से संबंधित है वहाँ तय पाई गई रकम की कम से कम 2/3 रकम का संदाय प्रदान के समय करेगा और शेष रकम का संदाय सम्यक प्रमाणीकरण के पश्चात प्रदान, यानी किसी बीज का प्रमाणीकरण होना है तो उसकी 2/3 कीमत उसके लिए जमा करनी होगी। जहां कृषि करार बीज उत्पादन से संबंधित है वहां तय पाई गई रकम की कम से कम 2/3 रकम का संदाय, यानी हमें यदि प्रमाणित बीज लेना है तो उस प्रमाणित बीज की 2/3 रकम हमें अदा करनी पड़ेगी। अन्य मामलों में तय पाई गई रकम का संदाय कृषि उत्पादन के प्रदान को स्वीकार करते समय करेगा, यानी जो बची हुई रकम है जब उस बीज को लेगा किसान उस समय उन्हें देना पड़ेगा। राज्य सरकार ऐसा ढंग और रीति विहित कर सकेगी जिससे उपधारा 3 के अधीन कृषक को संदाय किया जाएगा। नंबर 7, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कृषि उत्पादक के संबंध में कोई कृषि करार किया गया है वहां ऐसे कृषि उत्पाद के विक्रय और क्रय के विनिमय के प्रायोजन के लिए स्थापित किसी भी राज्य अधिनियम के, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लागू होने से छूट प्राप्त होगा। ये है। अब बात आई नंबर इसकी 2, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के लिए हुए भी स्टॉक सीमा से संबंधित कोई बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए कृषि करार के अधीन क्रय की जाती है। यानी जो भी अनुबंध होगा वो हमारी आवश्यक वस्तु अधिनियम की सीलिंग के अंतर्गत कोई ये नहीं कह सकता कि आप ज़्यादा माल खरीद रहे हो व्यापारी से, आप इतना भंडारण नहीं कर सकते हो, इसलिए उस सीलिंग को हटा दिया गया है जिससे वो कंपनी असीमित माल भर सकती है। अब आई सर, कृषि भूमि परिसर के स्वामित्व अधिकार अर्जित करने या उसमें स्थायी रूप से कोई परिवर्तन करने से प्रायोजक का प्रतिषिद्ध करना। आपके कॉन्ट्रैक्ट के बाद यदि कोई कंपनी आपकी जमीन पर पक्का निर्माण करती है तो आपसे अनुमति लेगा और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा तो वो उसको यथास्थिति में करके देगा जैसी भूमि कॉन्ट्रैक्ट के समय पर दी गई थी। यदि वो उसे समाप्त नहीं करता है तो वो जैसी स्थिति में है उसे वहीं छोड़ जाएगा। यदि आपके खेत में सड़क डाल दी है तो वो सड़क छोड़ देता है तो आपका खेत कृषि योग्य करने का दायित्व किसान का होगा। ये भी इस नियम की विसंगतियां हैं। अब कृषि करार का बीमा या प्रत्यय से जोड़ा जाना। कृषि करार को कृषक या प्रायोजक या दोनों की जोखिम को कम करने और प्रत्यय के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता की किसी स्कीम के अधीन बीमा या प्रत्यय लिखित के साथ जोड़ा जा सकेगा। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई संलग्न सकलक या कृषि सेवा प्रदाता कृषि करार का पक्षकार बन सकेगा और ऐसे मामले में ऐसे सकलक या कृषि सेवा प्रदाता की भूमिका और सेवाओं का उल्लेख ऐसे करार में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। सकलक मान लीजिए उसके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला है या वो है तो वो भी उसमें किया जाएगा। कृषि सेवा प्रदाता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि सेवा प्रदान करता है।
किसी कृषि करार को करने के पश्चात किसी भी समय ऐसे करार के पक्षकार पारस्परिक सहमति से किसी भी युक्त हेतु के लिए ऐसे करार में परिवर्तन या समापन कर सकेंगे। अब रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की स्थापना। कोई राज्य सरकार उस राज्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री उपलब्ध कराने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को अधिसूचित कर सकेगा जो कृषि करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सुकर ढांचा उपलब्ध कराता हो, पहले से जैसे अनुभव हो। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का गठन, संरचना, शक्तियां, कृत्य रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई होंगी। अब आया विवाद का समझौता। प्रत्येक कृषि करार में करार के पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने किसी सुलह बोर्ड की सुलह प्रक्रिया या उसका बनाया जाना स्पष्ट रूप से उपबंधित है। परंतु ऐसे सुलह बोर्ड में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उचित और संतुलित होगा, यानी एक सुलह बोर्ड की स्थापना कर दी जाएगी जो दोनों के हितों को देखेगा। किसी भी कृषि करार से उत्पन्न होने वाले विवाद को, उपबंधों को देखते हुए वो समझौते का प्रयास करेगा और समझौते के प्रयास के बाद में उन पक्षकारों की बात सुनने के बाद उनको समझौता कराएगा। जहां कृषि करार में धारा 13 की उपधारा 1 के अधीन यथा अपेक्षित सुलह प्रक्रिया का उपबंध नहीं है या कृषि करार के पक्षकार उस धारा के अधीन 30 दिन की अवधि के भीतर अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं, वहां ऐसा कोई पक्षकार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। जो बोर्ड बनाया है उस बोर्ड के समझौते को दोनों में से कोई नहीं मानता है तो वो उप जिलाधिकारी के यहाँ उसकी सुनवाई होगी। वो सुनवाई किसी भी सिविल न्यायालय या कोर्ट में नहीं होगी। यह भी दोषपूर्ण है साथियों। जहाँ भी हमारा उप जिलाधिकारी बैठते हैं वर्तमान समय में इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था में जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो अधिकारी मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा संचालित होगा। उनकी बात मानेगा क्योंकि उनसे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा, अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। किसान इतना गरीब होता है कि वो उसकी चौखट के भीतर घुसने में भी हिचकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे में सिविल न्यायालय को अलग करना किसान के हित में नहीं। यदि कृषि करार में सुलह प्रक्रिया के उपबंध नहीं था तो ऐसे विवाद के समझौता करने के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकेगा। यदि पक्षकार सुलह प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं तब वो मैंने अभी बताया था कि मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे शासित आदेशों के बाद। यदि और वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन डिग्री भी करने का उसे अधिकार होगा। यदि उस डिग्री को वो नहीं मानते हैं तो फिर वो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना पक्ष रखेंगे। कलेक्ट्रेट उसे दिशा निर्देशित करेगा, उसकी अध्यक्षता में फिर उनका समझौता कराया जाएगा। लेकिन वही एक बात आती है कि किसान का स्वरूप इतना छोटा और गरीब होता है कि वो इन दरवाज़ों पर न्याय पाने में असमर्थ रह सकता है। इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश वही बल होगा जो सिविल न्यायालय की किसी डिग्री का होता है और उसी रीति में परिवर्तनीय होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी डिग्री की रीति से तय होता है। उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन संदेय रकम की वसूली भू राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकती है। उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास इस धारा के अधीन विवाद को विनिश्चित करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर करने, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। उपखंड
प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील, प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी। धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी शोध्य रकम की वसूली के लिए कोई कार्रवाई कृषक की कृषि भूमि के विरुद्ध आरंभ नहीं की जाएगी। यानी शोध वगैरह की उसकी रकम यदि कॉन्ट्रैक्टर मांगता है तो कृषि से कॉन्ट्रैक्ट से या कृषि की नीलामी नहीं की जा सकती। अब आया है शब्द प्रकरण। केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को निर्देश देने की शक्ति होगी। यदि किसी प्रकार का वो परिवर्तन करते हैं तो उन्हें संसद में उसके लिए बिल को रखना पड़ेगा संसद सत्र के समय पे। तो इस तरह से इसमें विधि में वो कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार चेंज कर सकती है। अधिनियम का स्टॉक एक्सचेंजों और संशोधन निगमों का लागू न होना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता, कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रक्रियाओं को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं करा सकता है या उस पर किसी प्रकार की रकम इकट्ठी नहीं कर सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी के नहीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। अन्य प्रायोजनों जिनके लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास धारा 14 के उपधारा 8 के अधीन शिव न्यायालय की शक्ति होगी। धारा 14 की उपधारा 9 के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया होगी। कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों का उपबंध किया जाना है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस नियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष आने वाले सत्र में रखा जाएगा और उसे पास कराया जाएगा। राज्य सरकार इस अधिनियम केंद्र सरकार यदि इस नियम में परिवर्तन करती है तो केंद्र सरकार द्वारा इस नियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या 2 सत्र से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सके। यदि उस सत्र में परिवर्तन अनुक्रमिक पूर्वक सत्रों के अवसान से पहले दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाए, सदन सहमत हो जाए तो वो नियम बन जाएगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। राज्य सरकार भी उसमें कोई भी चेंज, कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। धारा 6 की उपधारा 4 के अधीन कृषक को संदाय करने का ढंग और रीति। धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन राष्ट्रीयकृत प्राधिकारी का गठन, संरचना, शक्तियां और कृत। कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है विहित किया जाए, जिसकी बाबत राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है। साथियों, इसके बाद सबसे बड़ी एक बात आती है, जो किसान बिना पढ़ा लिखा है वो इन कठिनाइयों को या दुश्वारियों को नहीं समझ पाएगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ पर अधिकतर किसान साक्षर नहीं हो पाया है, इलेक्ट्रॉनिक विधियों को नहीं समझ पाया है, कृषि की नीतियों को नहीं समझ पाया है, इस बिल में सरवाइव होने में दिक्कत आएगी। फिर भी साथियों, हमने आपके हित के लिए इस बिल को
इस अपने उसके साथ में संलग्न कर दिया है, जिस बिल को आप डाउनलोड करके कॉपी निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो और उस पर समीक्षा कर सकते हो। हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें वही हैं जो बिल में निहित है। साथियों, इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल हम इसका जो एक पार्ट रह गया है उसे आपके समक्ष, आपकी सेवा में प्रेषित करेंगे। उम्मीद है कि आप इस बिल को सुनकर शायद कुछ न कुछ इस बिल की दुश्वारियों को समझ सकेंगे और जनता और सरकार के बीच में होने वाले समन्वय पर चर्चा कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों।